रोशनी की शादी दीपक के साथ 6 महीने पहले ही हुई थी। जिस तरह हर लड़की ना जाने कितने अरमान लेकर ससुराल आती है, वैसे ही रोशनी भी आई थी। रोशनी बहू, कितनी रोटियां सेक रही है? देख, 3 तेरे ससुर जी की, 3 सुनील की, और मुझे तो कम भूख है, मेरी 2 सेक दे, बाकी अपनी देख ले। तू भी वैसे 2 रोटी ही खाएगी। अरे हाँ, याद आया, 2 रोटी सुबह की बची हुई है, मैं और तू एक एक वो ले लेंगे, तो 8 रोटी बहुत रहेंगी। कैसे घर में आ गई, जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं। मेरा तो दिमाग खराब किया हुआ है। माँ, 6 महीने में इतनी कमजोर हो गई है आपकी बेटी। सासू माँ जब देखो रोटियां गिनती रहती है और हर वक्त टोकती रहती है। रोशनी बेटा, कोई बात नहीं, अपनी सास की बातों को दिल पर मत लगा। तू बस अपनी अच्छी बहू होने का फर्ज निभा। बाकी हर किसी की अपनी आदत होती है बोलने की, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को ही बदल लो। तू चुप रहा कर, बोलने दिया कर जो भी बोले। रोशनी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन, ये क्या रोशनी, तूने अभी तो दीपक के लिए चाय बनाई थी, अब दोबारा क्यों बना रही है? फ्राई पैन में बची हुई चाय रखी तो है, वही पी लेती। माँ जी, चाय थोड़ी देर भी पड़ी रहे तो उसका स्वाद बदल जाता है, और मुझे ताजी चाय पीने की आदत है। तो ये चाय मुझे दे दे, इतनी महंगी चीनी पत्ती दूध वाली चाय है। माँ जी, सिर्फ 2 घूंटी तो है, ये क्या पियोगे? मैं ताजी बना रही हूँ, पी लो। नहीं, तू ये 2 घूंटी दे दे, मुझे बहुत है। सच में ऐसी कंजूस सास मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ कहा तुमने रोशनी? नहीं माँ जी, मैं तो बस गीत गुनगुना रही थी। 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागत माँ से प्यारी सासू जी। 1 मिनट माँ जी, मैं अभी आई। क्या हुआ? चाय चढ़ाकर बाथरूम में कहाँ भाग रही है? रोशनी जैसे ही बाथरूम में जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। क्या हुआ? सारी चाय सूख गई, इतनी देर लगा दी। पता नहीं माँ जी, कल से थोड़ा जी मिचला रहा था, उल्टियाँ हो गई। अरे, बदहजमी हो गई होगी, जा नींबू चाट ले, ठीक हो जाएगा। पर बदहजमी कैसे माँ जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। रोशनी कमरे में आकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, क्या करूँ फिर, आप ही बताओ, जाऊँ फिर डॉक्टर के पास या अभी रुक जाऊँ? 1 दिन और देख ले बेटा, नहीं तो एक काम कर, दीपक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मंगवा लेना, हो सकता है तुझे दिन चढ़ गए हो। ठीक है माँ, कल तक देखती हूँ। रोशनी को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। तभी, क्या बात है रोशनी, इतने छोले चावल किसके लिए बनाए थे जब खाने नहीं थे? ये लोग तो सुबह लंच ले गए, उसके बाद वैसे के वैसे ही पतीले रखे हैं, जब नहीं खाने थे तो बनाए क्यों? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अब रात को कुछ नहीं बनाना, यही पूरा हो जाएगा, समझी? कमला अपने कमरे में चली गई। रात में, रोशनी, ये कुकर में क्या बनाने की तैयारी है? छोले चावल रखे तो हैं, वही गर्म कर लेंगे। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी धुली मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी। छोले रात में भारी हो जाएंगे मुझे। ये सही है, 2 उल्टी आई नहीं कि ढीले पड़ जाओ, बस 1/4 मुट्ठी बनाना अपने लिए। हम तीनों तो सुबह वाले छोले चावल ही खा लेंगे, इतनी महंगाई है भाई। बेचारी रोशनी पहले ही तबीयत खराब से परेशान थी, ऊपर से कमला की कंजूसी। अगले दिन रोशनी को फिर उल्टियाँ होने लगती हैं। वो दीपक को बताती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आता है। रोशनी चेक करती है। दीपक, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है रोशनी, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तू माँ बनने वाली है? चल ठीक है, अब थोड़ी बचत करनी शुरू कर दे, आगे 2 से 3 हो जाओगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। माँ जी, मैं दीपक के साथ डॉक्टर के पास होकर आती हूँ। अरे, उसे क्यों परेशान कर रही है, उसे काम पर जाने दे, मेरे साथ चलना। दीपक काम पर चला जाता है। रोशनी कमला के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मैंने रोशनी का चेकअप कर लिया है, सब कुछ ठीक है, बस अपने खान पान का ध्यान रखना और कोई भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ताकत की दवाइयाँ और टॉनिक लेने हैं। कितनी फीस हुई डॉक्टर? जी 1500 रुपए। क्या 1500 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं है, और दवाइयाँ अलग खरीदो। माँ जी, अभी तो दो, घर जाकर सुना लेना। अब इतने पैसे यहाँ लग गए, दवाइयाँ भी 1200 की आ गई, अब ऑटो के 80 रुपए नहीं दूंगी, पैदल चल ले। पैदल चलना गर्भवती के लिए अच्छा होता है। कहाँ फंस गई मैं इन जैसी कंजूस के साथ। कमला और रोशनी घर आ जाते हैं। अब रोशनी गर्भवती थी तो उसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी, पर कमला की कंजूस आदत से वो कैसे पीछा छुड़ाती। एक दिन, रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ है? माँ जी, बाहर हूँ, ये दशहरी आम वाला भैया आया हुआ है, वही ले रही हूँ। ओ भैया, क्या भाव दे रहा है? अम्मा जी 70 रुपए किलो दिए हैं 2 किलो के, तुम 60 रुपए दे देना, बोनी का टाइम है। अरे, क्या लूट मचा रखी है, औरतें देखकर भाव बढ़ा दिए, और ये आम तो हैं भी बिल्कुल बेकार पिलपिले से। पर माँ जी, मेरा आम खाने का बहुत मन था। अच्छा, तुझे आम खाना है, ये ले भैया 5 रुपए, ला एक आम दे दे। क्या अम्मा जी है, इतनी कंजूसी, सिर्फ एक आम?
तो क्या पूरा ठेला खरीद लूं? ला, मुफ्त में दे, काम देगा, बड़ा आया बात करता है, चल जा यहाँ से। रोशनी गुस्से में घर के भीतर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब तुम ही बताओ माँ, इतनी कंजूसी, वो भी आम खरीदने में। मेरा इतना मन था आम खाने का। कोई बात नहीं, तो दीपक को बोल देना, वो शाम को लेता आएगा। उसी शाम रोशनी के ससुर रोशनी के लिए कुछ सामान ला। कमला, ये देसी घी और थोड़ा ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू वगैरह लाया हूँ। रोशनी बहू को 9वां महीना लग गया है ना, उसे कुछ न कुछ खिलाती रहा करो। अरे आप भी ना, इतना देसी घी और ड्राई फ्रूट क्या करना था? थोड़े बहुत ही ले आते, बेकार की फिजूल खर्ची करते हो। लाओ दो, अच्छा मैं रसोई में रख देती हूँ। कमला सारे ड्राई फ्रूट और घी छुपा कर रख देती है। अरे इतने महंगे बादाम काजू थोड़े दे दूंगी, सारे खा जाएगी। ये घी भी एक कड़छी निकाल लेती हूँ, एक हफ्ता तो चली जाएगा, बाकी छुपा देती हूँ। रोशनी को कुछ समझ नहीं थी, माँ से वो इतनी बात फोन पर नहीं कर पाती थी। एक दिन, माँ जी पता नहीं मेरे हाथ पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, क्या मैं डॉक्टर को दिखाऊं? अरे ये छोटी छोटी बातों के लिए रोजाना डॉक्टर की फीस बनाते रहो। ये सूजन से कोई डरने वाली बात नहीं होती, ये तो गर्भावस्था में मामूली बात है। कमला के मना करने पर रोशनी हॉस्पिटल की विजिट के लिए भी नहीं जाती। एक शाम, रोशनी क्या हुआ? आंखें खोलो रोशनी। माँ, बाबूजी जल्दी आओ, रोशनी बेहोश हो गई है। अरे बिस्तर पर लिटा दे, थोड़ा पानी के छींटे डाल, आ जाएगा होश। दीपक कोशिश करता है पर रोशनी होश में नहीं आती। वो रोशनी को हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर वहाँ रोशनी का चेकअप करती है। ये क्या हाल बना दिया है आपने रोशनी का? आपको पता भी है रोशनी का बीपी कितना बढ़ा हुआ है? और इनकी तो अपॉइंटमेंट थी 15 दिन पहले की, वो भी मिस की हुई है। आपकी इतनी बड़ी लापरवाही से रोशनी की जान भी जा सकती है। माँ, आपको पता था ना रोशनी को डॉक्टर के पास आना है? कमला घबरा चुकी थी, उससे बड़ी गलती हो चुकी थी। कमला, अब तो शर्म करो, इतनी कंजूसी, तुम अपनी ही बहू के साथ ये व्यवहार करोगी? मुझे नहीं पता था। वो तुम्हें माँ कहती है, उसने अपना मायका छोड़ हमारे घर को अपनाया है। अगर बहू या बच्चे को कुछ हो गया तो ऐसा ना हो सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। माँ, अगर आपको मेरे और रोशनी के रहने से कोई परेशानी है, बस एक बार रोशनी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा सकुशल दुनिया में आ जाए, फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं दीपक, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी आंखों पर कंजूसी की पट्टी बंधी थी, मैंने सही को गलत नहीं समझा। दीपक के पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं एक ऐसी सास हूँ जिसने अपनी ही बहू को मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान मुझे क्षमा कर दो। कमला रोने लगती है, तभी डॉक्टर आ जाती है। बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर आने के कुछ दिन बाद दीपक रोशनी से कहीं और चलकर रहने के लिए कहता है, पर रोशनी मना कर देती है। दीपक, माँ जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कमला ये सब सुन लेती है। रोशनी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी आज तू मेरी परवाह कर रही है। नहीं माँ, माफी मत मांगो, बस अपना आशीर्वाद दो। उस दिन से कमला का व्यवहार सबके प्रति बहुत बदल जाता है, जिसको देखकर परिवार में सब बहुत खुश होते हैं। प्राची एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की थी, पर वो संजय नाम के एक गरीब लड़के से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन, अरे प्राची अभी तक कॉलेज से नहीं आई, एक बार प्राची के पिताजी को फोन कर लेती हूँ, मुझे तो प्राची की बड़ी चिंता हो रही है। प्राची कॉलेज गई थी। अक्सर वो 4 बजे तक वापस आ जाती थी, पर अब तो शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन प्राची का अभी तक कुछ पता नहीं था। तभी प्राची की माँ के फोन पर घंटी बजती है। माँ, मैंने शादी कर ली है और मैं संजय के साथ मुंबई जा रही हूँ। मुझे पता था पिताजी कभी भी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाना ठीक समझा। मेरी चिंता मत करना माँ, मैं संजय के साथ बहुत खुश हूँ। संजय बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा माँ, मेरी ट्रेन आ गई है, मैं फोन रखती हूँ, फिर मुंबई पहुंचकर आपको फोन करूंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि प्राची किसी लड़के से प्यार करती है, एक बार लड़के से मिल लो, पर नहीं। आज आपकी झूठी शान की वजह से मेरी इकलौती बच्ची मुझसे दूर हो गई। उसने शादी कर ली है, अब वो अपने ससुराल मुंबई जा रही है हमसे दूर। अच्छा है, वो अपने पति को लेकर मेरे सामने नहीं आई, नहीं तो दोनों को जान से मार देता। उसने मेरी इज्जत खराब की है। एक गरीब लड़के से शादी करके वो क्या दिखाना चाहती है? जब गरीबी में रहेगी ना, तब उसे पता चलेगा कि अपने माँ बाप का घर छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुम देखना, वो कभी सुखी नहीं रहेगी। प्राची संजय के साथ मुंबई पहुंच जाती है। संजय अपनी माँ के साथ मुंबई में रहता था। दिल्ली में अकेला रहकर वो नौकरी करता था, पर अब वो प्राची को लेकर मुंबई अपने घर वापस आ गया था। रो मत बहू, संजय और तुम्हें भागकर शादी नहीं करनी चाहिए थी, इससे माता पिता को बहुत दुख होता है, पर कोई बात नहीं, वक्त सब ठीक कर देगा। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। प्राची संजय की माँ के गले लग जाती है। पिता के देहांत के बाद संजय की नौकरी से ही घर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता।
प्राची माँ बनने वाली थी। संजय बेटा, प्राची की कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, जाकर ले आ। संजय प्राची की दवाइयाँ लेने चला जाता है। रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मोहन मिल जाता है। अरे संजय, अरे बड़े दिनों बाद मिला यार, और बता कैसा है? अरे चल यार, बहुत दिन हो गए, एक साथ बैठेंगे कुछ देर और पुरानी यादें ताजा करेंगे यार। अरे फिर कभी यार। मोहन, मुझे अभी ना असल में अपनी वाइफ की दवाइयाँ लेने जाना है यार। अबे यार, दोस्त की बात नहीं मानेगा? मतलब अब शादी हो गई तो तू दोस्त को ही भूल गया? ठीक है, पर सिर्फ 15-20 मिनट ही बैठूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मोहन संजय को लेकर एक शराब की दुकान में बैठ जाता है और 15 से 20 मिनट तो क्या, वहां बैठे बैठे संजय को 1 घंटा हो जाता है और वो बहुत शराब पी लेता है। नशे की हालत में घर आता है, पर उस वक्त प्राची उसे कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप सो जाता है। अगले दिन कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ी अच्छी नौकरी कहाँ ढूंढूं? ये नौकरी भी हाथ से चली गई। मालिक ने अपने ही किसी रिश्तेदार को मेरी जगह रख लिया है। बोलता है मैं काम ठीक से नहीं कर रहा। क्या हुआ संजय, तुम परेशान क्यों हो? प्राची, समझ नहीं आ रहा, मेरी नौकरी है नहीं, ऊपर से तुम भी गर्भवती हो, कैसे गुजारा होगा? इतने पैसे कैसे इकट्ठे कर पाऊंगा? अगर अचानक मुझे जरूरत पड़ी तो? संजय, प्राची का गर्भवती होना तो तुम दोनों की जिंदगी में खुशी की बात है। प्राची एक बहुत अच्छी लड़की है, वो बेचारी तो कुछ भी नहीं मांगती। उस बेचारी को क्या पता था कि वो शादी के बाद एक गरीब गर्भवती बहू का जीवन काटेगी। ये मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, इनसे प्राची के लिए कुछ फल खरीद ला। संजय प्राची के लिए फल खरीदने चला जाता है। बाजार में वो अभी फल खरीद ही रहा होता है कि मोहन दोबारा संजय से टकरा जाता है। संजय मोहन को अपनी सारी बात बताता है और संजय दोबारा मोहन के साथ शराब पीने चला जाता है। अब तो संजय रोजाना ही मोहन के साथ शराब पीने लगा था। एक दिन वो नशे में वापस आ रहा था और सामने से आते ऑटो से टक्कर लग जाती है। संजय अपना बचाव करने में घुटनों के बल गिर जाता है और उसके घुटनों में चोट आ जाती है। संजय, क्या जरूरत थी? शराब बहुत बुरी चीज है बेटा, तू तो ऐसा नहीं था, फिर ये सब बुरी आदतें तुझे कैसे लग गई मेरे बेटे? संजय के घर बैठ जाने से प्राची और उसकी सास दोनों बहुत ही परेशान रहने लगी कि गुजारा किस तरह से चले। मुझे ही कुछ करना होगा, पिताजी से मैं मदद नहीं ले सकती, उन्होंने तो आज तक मेरी खबर भी नहीं ली, पर मैं भी उनकी बेटी हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे अपने बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाना है, मैं खुद ही कोई नौकरी ढूंढने जाती हूँ। अगली सुबह जब प्राची की सास और संजय सो रहे थे, वो एक चिट्ठी लिखकर काम की तलाश में निकल गई। उसने बहुत जगह काम पूछा पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। फिर एक जगह, ये होटल के बाहर कोई नोटिस लिखा है, यहाँ पर वेटर की जगह खाली है। भैया, ये आपके होटल के बाहर लिखा है आपको वेटर की जरूरत है, क्या आप मुझे काम दे सकते हो? आपकी बड़ी कृपा होगी। जी मैडम, वेटर का काम तो आपको नहीं दे सकता। हाँ, हमारे होटल में साफ सफाई वाला कुछ दिनों की छुट्टी पर है, वो काम अगर आप करना चाहो तो 2000 रुपए महीने के ले लेना। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, हाँ कर देती हूँ। ठीक है भैया जी, मैं यही काम कर लूंगी। उधर प्राची की लिखी चिट्ठी पढ़कर संजय और प्राची की सास बहुत दुखी होते हैं। प्राची होटल की सारी साफ सफाई करके घर जाती है। प्राची, तुम नौकरी के लिए क्यों चली गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे अपने आप को माफ करूंगा? प्राची, मेरी बच्ची तू गर्भवती है, ऐसे में तू काम पर जाएगी, हमारे घर में तुझे सच में सुख नहीं मिला। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, और फिर मैं तकलीफ के दिनों में संजय का सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? प्राची की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्राची के लिए बहुत दुखी होती है, पर वो भी मजबूर थी। संजय की हालत नहीं थी कि वो अभी चलकर जा सके और कोई नौकरी ढूंढ सके। उसके पैरों में अभी जख्म ताजा थे। अगले दिन प्राची जब होटल में काम कर रही होती है। प्राची, वो सामने की टेबल पर दाल गिर गई है, जाकर साफ कर दो। सर, आप थोड़ा सा हाथ हटाएंगे, मैं भी टेबल साफ कर देती हूँ। प्राची, तुम? पापा आप? प्राची के पापा और प्राची दोनों एक दूसरे को सामने देखकर चौंक जाते हैं। तभी मैनेजर आ जाता है। प्राची, इतना समय तुम एक मेज को साफ करने में लगाओगी तो बाकी के काम कैसे होंगे? अभी तुम्हें पार्टी हॉल की भी सफाई करनी है। 1 मिनट, आप ये किस तरह से बातें कर रहे हैं? लड़कियों से बात करना सीखिए मैनेजर। सर प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मैं यहाँ पर काम करती हूँ तो काम तो समय पर करना ही है। मैं पार्टी हॉल की सफाई अभी कर देती हूँ। प्राची के पिता अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं। अचानक, सर, प्राची की तबीयत खराब हो रही है, वो बेहोश हो गई है, उसके घर वालों को खबर देनी होगी।
प्राची के बेहोश होने की बात सुनकर वहीं खड़े प्राची के पिता कहते हैं, क्या हुआ प्राची को? जल्दी से उसे मेरी गाड़ी में लिटा दीजिए। प्राची के पिता प्राची को हॉस्पिटल ले जाते हैं। प्राची गर्भवती थी, इसलिए कमजोरी की वजह से प्राची को चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गई थी। प्राची के पिता ने जब संजय की चोट को और घर की हालत को देखा तो वो और दुखी हो गए। उन्हें गुस्से में कहीं बात याद आ गई और वो रोने लगे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं अपने बच्चों को ऐसी हालत में छोड़ बेफिक्र बैठा रहा। मेरी बेटी, तू भी तो मुझ पर ही गई है, एक बार भी अपनी तकलीफ मुझे नहीं बताई। अब मैं आ गया हूं। संजय, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें ही मेरा सारा बिजनेस संभालना है बेटा। प्राची की जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाती हैं, क्योंकि उसे अपने ससुराल के साथ साथ अपने मायके का प्यार भी वापस मिल गया था। मान्या अभी नहाकर बाथरूम से निकली ही थी कि सुरक्षा के चिल्लाने की आवाज उसके कानों को झकझोर गई। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? मान्या कौन है? जी मैं माँ जी। तो फिर क्यों पूछ रही है बेफिजूल के सवाल? दूध वाला सुबह से छाछ देकर गया हुआ है, कढ़ी बनाने को बोला था ना। आज कितने समय बाद सुजाता जीजी आ रही हैं। अब जल्दी रसोई में जा और कढ़ी बना ले, नमक मिर्च बराबर होना चाहिए, समझी? दोपहर को सुजाता बुआ आ जाती है। मान्या, बुआ जी आ गई हैं। मान्या, ओ मान्या, तुम बैठो जीजी, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? तू इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही है? तुझे पता है जीजी आ चुकी हैं? कब से तुझे आवाजें लगा रही हूँ? पता नहीं माँ जी, 1-2 दिन से उल्टियां बहुत आ रही हैं और जी बहुत घबरा रहा है। क्या उल्टियां आ रही हैं और जी घबरा रहा है? सुरक्षा, लग रहा है मान्या बहू पेट से है, ये गर्भवती है। इसका हाल देखकर लक्षण यही बता रहे हैं। जी जी, तुम्हारे कदम क्या पड़े, हमें तो ये खुशखबरी सुनने को मिल गई। सुरक्षा, इस खुशी में एक बात याद रखियो, मान्या बहू के पहली बारी अगर लड़का हो गया तो समझो आगे फिर कोई फिक्र नहीं रहेगी, पर पहली बारी अगर लड़की हो गई तो फिर तुझे आने वाले वंश के बारे में सोचना होगा। विनोद तेरा इकलौता बेटा है। पर बुआ जी, पहला बच्चा लड़का हो या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए तो बच्चा बस सही सलामत और स्वस्थ हो, हम तो यही कामना करेंगे। मान्या बहू, जीजी बड़ी है, उनसे जुबान ना ही लड़ाओ तो ही अच्छा रहेगा। जीजी हमारे भले के लिए ही हमें समझा रही हैं। शाम के वक्त जब विनोद घर आता है, उसे मान्या के गर्भवती होने की बात पता चलती है। मान्या, मैं बहुत खुश हूँ, हमारी जिंदगी में नई खुशियां दस्तक देने वाली हैं। हाँ विनोद, आज माँ बाबूजी जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते। पता नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दिल छोटा मत करो मान्या, अब तुम्हें खुश रहना है, हमारे बच्चे के लिए। आपका जाना जरूरी है क्या? 8 महीने बहुत ज्यादा है, इतना वक्त आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? चिंता क्यों कर रही हो, माँ है तो तुम्हारे साथ, और अब तो बुआ जी भी कुछ वक्त के लिए यहीं रहेंगी, और तुम्हारी डिलीवरी के वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा वादा है। देखो, काम नहीं करूंगा तो आगे अपने बच्चे को जीवन की खुशियां कैसे दे पाऊंगा। अगले दिन विनोद ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। सुरक्षा, अब विनोद भी नहीं है, वो होता तो हम दोनों को टोका टाकी करके रोकता। हमारे पास अच्छा मौका है, अब हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि मान्या लड़की को जन्म देगी या फिर लड़के को। वो कैसे जीजी? देख, जिनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ उनके पास बहुत सिद्धियां हैं। वो गर्भवती का चेहरा देखकर चुटकियों में बता देती हैं कि लड़का होगा या लड़की। चिंगारी देवी नाम है उनका। सच में जीजी? फिर तो हमें चिंगारी देवी से मिलना चाहिए। कल हमें जरूरी काम से जाना है, समय पर तैयार हो जाना। आखिर माँ जी कहाँ जाने की बात कर रही हैं? अगले दिन सुरक्षा और सुजाता मान्या को लेकर चिंगारी देवी के पास पहुँचते हैं। प्रणाम चिंगारी देवी, ये मेरी भाभी सुरक्षा है और ये इनकी बहू मान्या। ये गर्भवती है, बस आपसे यही जानने आए थे कि ये लड़की को जन्म देगी या लड़के को। माँ जी, ये सब क्या है? ये कैसा सवाल पूछ रही हैं? मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, यदि नहीं पूछना तो दूसरे लोग आगे आ जाएं, हम उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। नहीं नहीं चिंगारी देवी, बहू के बारे में बताइए, ये कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप बैठी रहो। मान्या को ये सब बहुत बुरा लग रहा था, पर वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद, सुरक्षा जी, आपकी बहू एक कन्या को जन्म देगी। लो, हो गया सत्यानाश, लड़की का जन्म। जीजी तुम सही कह रही थी, हमारे तो नसीब ही फूट गए। सुरक्षा और सुजाता मान्या को लेकर घर आ जाती हैं। मान्या विनोद को सारी बात बताना चाहती थी, पर वो विनोद को तंग नहीं करना चाहती थी,
इसलिए वो उस वक्त चुप हो जाती है। मान्या रसोई की तरफ जा ही रही थी कि वो सुरक्षा और सुजाता को आपस में बातें करते हुए सुन लेती है। देख सुरक्षा, अगर तू चाहती है कि ये बच्ची इस दुनिया में ना आए तो इसके लिए मेरे पास एक इलाज है। जल्दी बताओ जीजी, क्या इलाज है? मैं भी चाहती हूँ जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा मिले। ये पाउडर मुझे चिंगारी देवी ने दिया है। रात को सोते समय मान्या के दूध में मिला देना, सुबह तक इसका गर्भपात हो जाएगा। मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये दोनों मिलकर मेरे होने वाले बच्चे को मार देंगी। मान्या सुजाता और सुरक्षा की नजरें बचाकर घर से भाग जाती है। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, बहुत दूर। मैं क्या करूँ? मान्या लगातार चलते हुए थक गई थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। मैं क्या करूं? सासू माँ और बुआ जी मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार देंगी। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अगर मैंने विनोद को ये सब बताया तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। माँ जी उनकी माँ है, वो उनके लिए गलत नहीं सुनेंगे। मैं क्या करूं? भगवान मेरी मदद करो। जिस पेड़ के नीचे बैठकर मान्या रो रही थी, उस पेड़ के ऊपर एक जिन्न का परिवार रहता था। वो सब पेड़ से नीचे आ जाते हैं। आप लोग कौन हैं? घबराओ नहीं, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। हम जानते हैं इस पृथ्वी पर आज भी कुछ लोग लड़का लड़की में भेदभाव करना नहीं भूल रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो। हम तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति देंगे जिससे तुम्हारे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हम तुम्हें एक जादुई गर्भवती बहू बनाकर भेजेंगे ताकि तुम अपने बच्चे की रक्षा कर सको। जिन्न और उसकी पत्नी मान्या को जादुई शक्ति दे देते हैं। मान्या उन्हें धन्यवाद देकर खुशी खुशी घर लौट आती है। कहाँ गई थी? इतनी देर लगा दी आने में। वो मैं मंदिर चली गई थी माँ जी। ये ले, मैंने तेरे लिए गर्म दूध तैयार किया है, पी ले। दूध जल्दी दीजिए माँ जी, मुझे बहुत तेज की भूख भी लगी है। पी ले बेटा, पी ले मेरी दवाई, सुरक्षा की सारी मुसीबत काट देगी। मान्या सारा दूध पी जाती है और आराम से घूमती रहती है। अगली सुबह सुजाता सुरक्षा से कहती है, मान्या बहू तो बिल्कुल ठीक ठाक घूम रही है, इसके चेहरे पर तो कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही। ऐसा कैसे हो सकता है? जीजी, तुम तो कह रही थी कि ये दवाई बहुत ही असरदार है, तुम्हें चिंगारी देवी ने ये दवाई दी है। सुरक्षा और सुजाता चिंगारी देवी को सारी बात बताती हैं। कोई बात नहीं, दवाई ने अपना काम नहीं किया तो ये तावीज अपनी बहू को पहना देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। सुरक्षा घर आकर मान्या को तावीज देती है। मान्या बहू, ये तावीज पहन लो, तुम्हारे बच्चे की रक्षा के लिए मैं लेकर आई हूँ। माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, मैं इसे अभी पहन लेती हूँ। इस बार तो पक्का चिंगारी देवी का दिया ये तावीज काम कर ही जाएगा। पर तावीज भी मान्या की कोख का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस तरह कुछ महीने तक चिंगारी देवी सारे उपाय लगा लेती हैं, पर वो हर बार नाकाम हो जाती। एक दिन चिंगारी देवी गुस्से में खुद मान्या से मिलने उसके घर जाती है। हम खुद मान्या से मिलेंगे, तुम दोनों में से कोई भी कमरे में न आए। पर चिंगारी देवी जैसे ही मान्या के कमरे में जाती हैं, वो वहाँ का नजारा देखकर डर जाती है। उसकी चीख सुन सुरक्षा और सुजाता भी वहाँ आ जाती है। तुम्हारी बहू मायावी है, जादूगरनी है, ये कैसे उस बच्ची को गोदी में खिला सकती है जो अभी पैदा भी नहीं हुई। मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम लोग ही हो ना जो मेरी इस बच्ची को मारना चाहते थे। चिंगारी देवी, तू ही है ना वो जिसने मेरे ऊपर जादू टोना किया था कि मेरी कोख सुनी हो जाए। तुम सब खुद एक औरत हो और फिर भी एक माँ से उसकी कोख में पल रही बच्ची को छीन रही थी। मान्या चिल्लाते हुए दुखी होती है और रो पड़ती है। इसके चलते उसे दर्द शुरू हो जाता है और वहीं विनोद भी आ जाता है। मान्या घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। बेटा इसे मत उठा, मत लेकर जा अस्पताल, ये भूतनी है, जादूगरनी है, तुझे भी नुकसान पहुँचाएगी। माँ कैसी बातें कर रही हो? मान्या मेरी पत्नी है, आपकी बहू है, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। विनोद मान्या को अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ उसकी डिलीवरी होती है। घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर विनोद, बल्कि खुशी की बात है। आपकी वाइफ ने जुड़वा बच्चों, बेटा बेटी को जन्म दिया है। थैंक यू डॉक्टर। माँ सुना तुमने, तुम दादी बन गई, वो भी पोता पोती दोनों की एक साथ। रहने दीजिए विनोद, माँ जी को इस बात की कोई खुशी नहीं होगी। इन्हें तो अभी भी लड़की होने का पछतावा होगा। मान्या विनोद को सुरक्षा और सुजाता की सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर विनोद को अपनी माँ और बुआ के मान्या के साथ किए गए बुरे व्यवहार के लिए बहुत दुख होता। तुम चिंता मत करो मान्या, अब हम माँ के साथ नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें और बच्चों को लेकर इस शहर से दूर चला जाऊंगा। नहीं नहीं विनोद बेटा, ऐसा मत कहो। मान्या बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने चिंगारी देवी के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ गलत किया।
बेटा विनोद, सुरक्षा की इसमें कोई गलती नहीं है। असली गुनहगार तो मैं हूँ। मैंने सुरक्षा को भड़काया, गलत सलाह दी, चिंगारी देवी जैसी पाखंडी औरत पर विश्वास किया। विनोद चिंगारी देवी के खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट करता है ताकि वो किसी गर्भवती की गोद सूनी न कर सके। पुलिस चिंगारी देवी के ठिकाने पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। विनोद और मान्या घर छोड़कर जाने लगते हैं, पर सुरक्षा और सुजाता अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा थी। वो फूट फूट कर रो पड़ती हैं। मान्या सुरक्षा और सुजाता को माफ कर देती है। तभी मान्या को अदृश्य रूप में जिन्न का परिवार आशीर्वाद देता दिखाई पड़ता है। वो उन्हें देखकर अपने बच्चे की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है। सुबह सुबह पुलिस थाने में फोन की घंटी बजी और इंस्पेक्टर कृष्णा ने फोन उठाया। जी बताइए। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। आगे से हटिए, सब लोग भीड़ को साइड में करो। इस लेडी को एम्बुलेंस में ले चलो। कुछ नाम वगैरह पता चला कि कौन है, कहां से आई है? नहीं सर, बस हमें फोन आया कि यहाँ पर एक औरत बेहोश पड़ी है, तो मैंने यहाँ पहुंचकर आपको खबर दी। औरत को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अगले दिन सुबह उसे होश आता है। मुझे लगता है आप अब ठीक हैं। आपका नाम क्या है? अपने बारे में बताइए। और लोगों के कहे मुताबिक आपने खुद को गाड़ी के नीचे आकर मारना चाहा, क्या ये सच है? आप जानती हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपका आने वाला बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आ पाता। हाँ, मैंने खुद को मारना चाहा, तो और मैं क्या करती? मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मुझे अपने ससुराल से इस हालत में भागना पड़ा। मेरा नाम कोमल है। आज से 2 साल पहले राजरानी नाम की एक औरत अपने बेटे रमेश का रिश्ता लेकर मेरे बापू के पास आई। देखिए राम प्रकाश जी, मैं जानती हूँ आपके हालात बहुत ही खराब हैं। कर्जे ने आप पर बहुत बोझ डाल दिया है, इसलिए बोल रही हूँ हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। बस कोमल हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे भाग्य खुल जाए। मेरे शहर में रहने वाले दोस्त मदन लाल ने जैसा आपके बारे में बताया था, बिल्कुल वैसा ही स्वभाव आपका पाया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी कोमल बिटिया को रमेश जैसा पति मिलेगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बहन जी। और फिर मेरी शादी रमेश के साथ हो गई। मेरे बापू ने मुझे बड़ी खुशियों और अरमानों से डोली में विदा किया था। मैं अपनी सास राजरानी और पति रमेश के साथ शहर आ गई, पर मेरी सास और मेरे पति की सच्चाई शायद कुछ और ही थी, जो उन्होंने मुझसे और मेरे बापू से छुपाई थी। माँ जी, आप तो कह रही थी कि आपके शहर में बहुत बड़ी हवेली है। ये तो एक कमरे का ही मकान दिखाई दे रहा है माँ जी। हमारी हवेली में कुछ काम चल रहा है, इसलिए हम यहाँ कुछ वक्त के लिए किराए पर रह रहे हैं। अच्छा माँ जी। माँ जी, रमेश नजर नहीं आ रहे? आज सुबह से वो दिखाई नहीं दे रहे। कोमल बहू, हमारा व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है, इसलिए रमेश ज्यादातर काम पर ही रहता है। अच्छा, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात के वक्त मेरे पति रमेश नशे में चूर आते हैं। उनकी हालत देखकर मैं घबरा गई थी। अरे तुम सो गई बड़ी जल्दी? वैसे नींद में तो मैं भी हूँ। अरे, ये इतनी शराब पीकर आए हैं, इन्हें तो होश ही नहीं है। पर माँ जी ने तो कहा था कि रमेश शराब को हाथ तक नहीं लगाते। माँ जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगली सुबह, माँ जी, रमेश शराब पीते हैं। आपने तो कहा था कि रमेश को शराब की लत नहीं है। कल तो शादी करके आई है और आज मेरी बुराइयां गिनाने लगी। रमेश बेटा, बहू से किस तरह से बात कर रहा है? बेचारी डर जाएगी। बहू, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तू पागल है क्या? अभी गुस्से से सारा खेल बिगाड़ देता। बड़ी मुश्किल से नई मुर्गी हाथ लगी है, अभी फड़फड़ाने लगती। पता नहीं माँ, रात में कुछ ज्यादा हो गई थी, अब से ध्यान रखूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी सास मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, पर कहीं न कहीं मेरे मन में ये बात हमेशा खटकती थी कि मेरे बापू से तो मेरी सास ने कहा था कि वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, पर शहर आकर तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ जी, आप तो कह रही थी कि हमारी हवेली कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। हम कब तक अपनी हवेली में रहने जाएंगे?
मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो खुशी नहीं मिल पाई जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, पर मैं भी क्या करूँ। रमेश बता रहा था कि उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमें अपनी हवेली बेचनी ना पड़े। आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी रहकर बहुत खुश हूँ। आपका प्यार पाकर मैं माँ की कमी भी महसूस नहीं करती। उस दिन रमेश शाम को पिक्चर की 2 टिकट लेकर आए और मुझसे बोले, कोमल, जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, मैं तुम्हें कहीं भी घुमाने नहीं ले गया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पिक्चर देखने चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बाद पहली बार रमेश मुझे घुमाने ले जा रहे थे। मैंने शहर भी अच्छे से नहीं घूमा था। मैं पहली बार ही शहर आई थी, इसलिए किसी को जानती तक नहीं थी। रमेश पान की दुकान से अपने लिए एक सिगरेट खरीदने लगे। मैं उनका सिनेमा हॉल के गेट पर इंतजार कर रही थी कि तभी। फिर क्या हुआ बताइए कोमल जी। हवलदार, इन्हें पीने के लिए पानी दो। छोड़ देगा ये तुम्हें भी, इसने मुझे भी छोड़ दिया है। मैं तर भटक रही हूँ। कौन हो तुम और मेरे से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? कोमल, पिक्चर शुरू हो जाएगी, मैंने टिकट खरीद लिए हैं। आओ सिनेमा हॉल में चलते हैं। रमेश, वो औरत कौन थी जो शायद मुझे कुछ कहना चाह रही हो? कौन सी औरत? कोमल, तुम नहीं जानती ये शहर है। यहाँ पर हर गली नुक्कड़ में एक मांगने वाला तुम्हें मिल जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीता और मैं गर्भवती हो गई। ये सुनकर मेरी सास राजरानी बहुत खुश थी। कोमल बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं एक प्यारे से बच्चे की दादी बन जाऊंगी। रमेश, तूने सुना? कोमल बहू हमें कितनी बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। अब से तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगी, सिर्फ अपना और अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखोगी। अब तो मेरी सास राजरानी मेरे ऊपर और भी ज्यादा प्यार रखने लगी थी। ये देखकर मैं बहुत खुश थी। एक सुबह मैंने माँ जी से मंदिर जाने के लिए पूछा। माँ जी, मैं बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं निकली, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। अगर आप आज्ञा दे तो मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर हुआ। हाँ हाँ, जरूर जाओ, पर ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मैं मंदिर के लिए पैदल ही सड़क पर जा रही थी। तभी मुझे वो औरत दोबारा दिखाई दी जो मुझे पिछले दिनों सिनेमा हॉल के बाहर दिखाई दी थी। बस मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कौन हो तुम जो बार बार मेरा पीछा कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम रमेश की पत्नी कोमल हो, पर शायद तुम ये नहीं जानती मैं रमेश की पहली पत्नी सुषमा हूँ। पहली पत्नी सुषमा? ये कैसे हो सकता है? रमेश की पत्नी मैं हूँ। मेरे से पहले उनकी शादी किसी के साथ नहीं हुई। तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखो, मेरे साथ इस फोटो में कौन है। ये कैसे हो सकता है? रमेश ने मेरे से पहले तुमसे शादी की, और अगर वो शादीशुदा थे फिर उन्होंने मेरे से शादी क्यों की? बच्चे के लिए। वो दोनों माँ बेटे गर्भवती बहू का सौदा करते हैं। तुम्हारे से पहले रमेश ने मेरे साथ भी शादी की थी, और मैं जब गर्भवती हुई तो 9 महीने बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। पर वो माँ बेटे मेरे बच्चे को गर्भ में ही बेच चुके थे। उन्होंने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया और मेरे बच्चे को ना जाने किन हाथों में लाखों रुपए में बेच दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं एक गांव की सीधी सादी अनपढ़ लड़की थी, और मैं करती भी क्या? मेरे गरीब माँ बाप तो ये सब सुनकर ही मर जाते। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई और यही शहर में दुख के दिन काट रही हूँ। मुझे राजरानी और रमेश ने धोखा दिया है। मेरे बच्चे को धोखे से लाखों रुपए में उन्होंने अनजान हाथों में बेच दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी बातों पर यकीन करूं या नहीं। बस तुम इतना याद रखना, जब राजरानी और रमेश तुम्हें अस्पताल ले जाने लगे तो वहां पर तुम किसी तरह से नींद का इंजेक्शन लगने से अपने आप को रोक लेना। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो तुम्हें नींद का इंजेक्शन देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक तो वो तुम्हारा गर्भ बेच भी चुके होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी भी सुषमा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर कल सुबह जब अस्पताल में मैंने अपने पति और सास को एक डॉक्टर से बात करते हुए सुन लिया था, वो लोग मुझे नींद का इंजेक्शन देना चाहते थे। मैं भागकर कहाँ जाती, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से अस्पताल से भाग निकली। पर ऐसी जिंदगी से मैं मर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की।
लेकिन आप वहां पर पहुंच गए और मुझे यहाँ ले आए। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको आपके पिताजी के पास भेज देंगे, फिर आप उनके पास सुरक्षित रह सकती हैं। बाकी रहा राजरानी और रमेश का सवाल, तो उनको तो हमारी पुलिस की टीम पकड़ ही लेगी और आज शाम तक वो दोनों माँ बेटे सलाखों के पीछे होंगे। कोमल अपनी हिम्मत और प्रयास से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा लेती है। पुलिस सुषमा का भी बयान लेती है और राजरानी और रमेश को बच्चा बेचने के जुर्म में सजा हो जाती है। भले ही कोमल को अच्छा पति और अच्छी ससुराल नहीं मिल पाई थी, उसे जिंदगी से संघर्ष करना था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने बच्चे को उन दरिंदों से बचा पाई।